और आइए शुरुआत करते हैं आज उन तस्वीरों के साथ जो देश के अलग अलग हिस्सों में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज अलग अलग हिस्सों में पूजा, हवन और मंगल कामना की। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। अलग अलग मंदिरों में ये कार्यक्रम हुए जहां प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए विशेष पूजा की गई। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा की। तस्वीर ऐसी ही मध्य प्रदेश से भी दिखाई दी, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूजा अर्चना की। गुफा मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया। मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाएगा। इसके अलावा कई और हिस्सों से देश के ऐसी तस्वीरें आई जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। कल जो घटना हुई पंजाब में, प्रधानमंत्री पंजाब में और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के इन युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें नवयुवकों में काफ़ी रुझान है। पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग लगभग 20 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज दे चुके हैं और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक बेहतर सुरक्षा कवच है, तो उसकी भी समीक्षा की है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके प्रति सतर्कता और सावधानी रखते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें 98 से 99% लोग घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के भी जो नियम हैं उसका पालन करना होगा। घर में सेपरेट टॉयलेट हो उनकी। तो आप काशी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि असंवैधानिक घटना जो हुई है उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इशारा सीधे पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी मामले पर बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास ये आ रहा है कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हुई इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पंजाब सरकार पर एक्शन लेने के लिए इस चिट्ठी में कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस मामले में इस वक्त सामने आ रही है। देश भर में अलग अलग स्तर पर रिएक्शंस का दौर जारी है और इस बीच रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने ये चिट्ठी लिखी है। पंजाब सरकार पर तुरंत कार्रवाई की मांग यहां पर इस चिट्ठी में की गई है।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स नाराज हैं और आईपीएस ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने ये पत्र राष्ट्रपति को लिखा है। इससे पहले आपको याद होगा कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात भी हुई, जहां पर राष्ट्रपति ने उनसे सीधा संवाद करते हुए जानकारी ली कि कल के दिन एग्जैक्टली घटनास्थल पर क्या हुआ था। पंजाब सरकार पर तुरंत कार्रवाई की मांग इस चिट्ठी में की गई है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कल से अब तक जितनी तेजी से घटनाक्रम बदला है, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब मिलने के लिए जरूरी यह है कि एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सामने आए। लेकिन जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहा है। कल की तस्वीरों से लेकर आज के दिन तक तस्वीर यूं बदली है कि जो 3 चिट्ठियां भी सामने आई हैं, उन चिट्ठियों में यह जाहिर है कि कैसे ये अंदेशा पहले से था कि प्रदर्शन हो सकते हैं, रास्तों को ब्लॉक किया जा सकता है। पुलिस के पास डिटेल इंफॉर्मेशन थी, रूट डाइवर्जन तक करने के लिए कहे गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा 20 मिनट के लिए कॉम्प्रोमाइज होती है। सवाल ये कि अब इस पर रिपोर्ट से लेकर एक्शन तक के रूप में क्या तस्वीर हमें आने वाले वक्त में दिख सकती है? अमित, देखिए, मुझे लग रहा है सबसे बड़ी बात कि ये जो खुलासा टाइम्स ऑफ नवभारत पर हुआ है, उसने सारी तस्वीर को साफ कर दिया है कि किस तरह से खुद जो पुलिस जो थे वहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सड़कों पर ब्लॉक कर सकते हैं और इसके लिए अल्टरनेटिव रोड की जरूरत है। बारिश हो सकती है, ऐसे में भी अल्टरनेटिव रोड की है, क्योंकि अल्टरनेटिव रास्ते होने चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए हमेशा एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री ने एक तरह से उनको क्लीन चिट दे दी, पंजाब पुलिस को और तमाम प्रशासन को। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी, जांच होगी और बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, ये प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है, इसमें भले ही पंजाब सरकार ने एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई है जांच के लिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कहीं चूक हुई है, कहीं सेंध लगी है, तो फिर उस कमेटी की रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सेंट्रल एजेंसीज भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, एसपीजी की भी अपनी एक जांच होती है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगा है, संभावना है कि आज रिपोर्ट आ गई होगी या देर शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। ऐसे में असेसमेंट किया जाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जांच का फैसला होगा। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में चीजें, तथ्य जो है वो सामने है, किस तरह से चूक हुई है, कहां कहां चूक हुई है, वो सामने खुलकर दिख रही है कि डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद, अलर्ट के बावजूद, इस तरह की अंदेशा के बावजूद कि किसान इस तरह से कुछ कर सकते हैं, सड़कों को रोक सकते हैं, और इसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं किया गया। मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है और इसकी बहुत ही अच्छे तरह से तफ्तीश होनी चाहिए, फिक्स होकर कार्रवाई। जी अमित, एक सवाल मैं आपके पास और लेकर आना चाहती हूं। आपने पूरा डिटेल ये बताया कि अभी कार्रवाई को लेकर क्या स्टेप्स आगे हो सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी, जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चिंता की बजाय दिखाई ये दे रहा है कि जिसको जो पॉलिटिक्स सूट करती है उसके हिसाब से बयान दिए जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो, या फिर जो ट्वीट्स में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, क्यों ये समझ पाने में पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम है कि देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक दल से ऊपर होता है? ये पूरे देश की इज्जत का सवाल है, देश की छवि का सवाल है। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है, और खास करके कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अपने 2 प्रधानमंत्री को आतंकवादियों के हाथ से खोया है और वहां पर भी सुरक्षा में चूक हुई थी, तभी ये घटना घटी थी। इसके बावजूद जिस तरह के बयान आए हैं, हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के ही 2-3 बड़े नेताओं ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को राजनीति से अलग रखना चाहिए, चाहे वो सिंघवी हो, चाहे मनीष तिवारी हो, या फिर जाखड़ जो कि पहले अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब के। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता इस बात को लेकर सोचनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, और जैसा कि आपने कहा कि सही में किसी पार्टी के नहीं बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री उन 20 मिनट में सड़क पर थे, खुली जगह पर थे, उनके पास एग्जिट रूट नहीं था, तो तमाम चीजें उनके खिलाफ थी। ऐसे में मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, उसको छोड़कर ये सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि चुनाव आते भी रहेंगे, आगे भी चुनाव आएंगे। अगर
रेस्टोरेंट बन गया तो फिर कोई किसी के राज्य में जाना बंद कर देगा। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि पार्टी पॉलिटिक्स उठ और इसीलिए जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं और जो थ्योरीज और जो सवाल भी हमने अपने दर्शकों के सामने रखे अमित, अब सवाल यहां पर यही उठता है कि सच सामने आना चाहिए कि चूक कहां पर हुई है और उसके लिए जवाबदेही तय होनी भी बहुत जरूरी है। फिलहाल धन्यवाद अमित आपका इस जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कोरोना को लेकर अपडेट, साथ ही डॉक्टर नरेश त्रेहान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। फौरन लौटते हैं। में इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है फोन पर, और कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे लेकर जिम्मेदार लोगों पर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। कल ही पंजाब में जो घटना हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई, उसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बात की है। और क्या बात हुई, इस पर डिटेल लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त रंजीता जुड़ गई हैं। रंजीता, क्या बातचीत हुई है और सोनिया गांधी की तरफ से क्या कहा गया मुख्यमंत्री को? मीनाक्षी, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ कल और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी लगातार इस मामले की गंभीरता को बता रही है, वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये दलील देते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अब जो खबर निकल कर आ रही है वो अपने आप में अहम है। कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी ने, उन्होंने फोन पर बात की है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से, और सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी बनाई है पंजाब सरकार ने, जिसको 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, उसको लेकर त्वरित कार्रवाई हो और जो भी इसमें गलती हुई है, जो भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता है या जिसकी भी लापरवाही के कारण ये हुआ है, उस पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर सख्ती दिखाई है सोनिया गांधी ने। और साथ ही जो हरीश चौधरी है पंजाब कांग्रेस के प्रभारी, को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रदेश सरकार किस तरह कार्रवाई कर रही है, क्या इस पूरे मामले को लेकर आगे स्टेटस है, उसकी जानकारी कांग्रेस लीडरशिप को समय समय पर देती रहेगी। रंजीता, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी देखिए कोशिश हुई है यहाँ पर, क्योंकि कल से लेकर अब तक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर, उनकी सरकार पर सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। चिट्ठियां सामने आ रही हैं जिसमें अंदेशा जाहिर किया गया था कि क्या हो सकता है, और वो हो भी गया। लिहाजा एक मैसेज जरूर यहाँ पर कांग्रेस आला कमान की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, हर तरफ से कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रही थी। चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अशोक गहलोत जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा था, क्योंकि आज बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पंजाब में राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। इन्होंने यहाँ तक कहा है, बीजेपी का जो डेलीगेशन है, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, एक स्वतंत्र जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। तो सवाल अब पंजाब सरकार पर उठता है कि वो इतने गंभीर मामले को लेकर भी पल्ला झाड़ता हुआ नहीं दिख सकता है। जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पंजाब में पीएम का दौरा था और एक नहीं बल्कि 3 कार्यक्रम थे। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था थी, जो प्रशासन थी, वो किस तरह काम कर रहा था, सवाल के घेरे में है पंजाब सरकार। ऐसे में सोनिया गांधी का सीएम से बातचीत करना अहम कदम माना जा रहा है। और देखिए रंजीता, ये अपने आप में ये कदम या कहें ये फोन कॉल एक ऐसे समय पर हो रहा है जब 24 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं और लगातार जो सवाल उठ रहे थे कांग्रेस लीडरशिप पर भी, जो राजनीतिक आरोप हैं वो अपनी जगह, लेकिन बार बार खासतौर पर गांधी परिवार के लिए ये सवाल उठ रहे थे कि इंदिरा गांधी को देश ने प्रधानमंत्री के तौर पर आतंकी हमले या कहें कि सीधे सुरक्षा में हुई सेंध के तहत खोया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी एक चुनावी रैली में असैसिनेट कर दिए गए, हत्या हो गई थी उनकी। बेअंत सिंह का जो है उदाहरण वो पूरे देश के सामने है। लिहाजा सोनिया गांधी के मामले में तो ये तस्वीर और ज्यादा गंभीर होती हुई दिखाई दे रही थी इन आरोपों के मद्देनजर कि उन्होंने तो बेहद करीब से इन मामलों को और ऐसी घटनाओं को देखा है, तो वो क्यों नहीं इसको लेकर संवेदनशील हैं?
बिल्कुल, देखिए, और ये सवाल बार बार बीजेपी उठा रही है, चाहे वो स्मृति ईरानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर जो प्रदेश बीजेपी है पंजाब में उनकी बात करें। उन्होंने भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी और ये आरोप भी लगाया कि ये सिर्फ पंजाब सरकार की नहीं बल्कि दिल्ली कांग्रेस की मिलीभगत है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी इस मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, राहुल गांधी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होती है और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी ने फोन पर बात की है मुख्यमंत्री से। ऐसे में ये मामला कितना गंभीर है और कितना संजीदा, और खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो पार्टी ये दावा करती है कि आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक ये पार्टी अलग अलग संघर्ष किए हैं, अपनों को खोया है, तो इस मामले को और गंभीरता से कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए, जो कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व खासकर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि गांधी परिवार ने देश के लिए शहादत दी है, और ऐसे में जब सोनिया गांधी की तरफ से ये कॉल गया है मुख्यमंत्री चन्नी को, तो यकीनन ये कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से एक मैसेजिंग की गई है कल से लग रहे आरोपों के मद्देनजर। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। इस हिस्से में बात कोविड केसेस की, क्योंकि देश में कोरोना की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से भी चिंता लगातार बनी हुई है। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बीच आपको हम आंकड़े दिखा रहे हैं कोरोना की रफ्तार के, जो अगर आप 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक की तस्वीर पर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी तेजी से ये केसेस बढ़े हैं। 1 जनवरी को जो केसेस 27,553 थे, वो बढ़ते बढ़ते 5 जनवरी तक 90,928 तक पहुंच गए, और ये एक बड़ी चिंता बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जब आप वैक्सीनेशन की तस्वीर भी देखते हैं तो वैक्सीनेशन के केसेस जो कुल डोजेज हैं उनकी अगर हम बात करें तो 147 करोड़ कुल डोजेज जो हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं, और 62 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं, यानी कि फुली वैक्सीनेटेड हैं ये लोग। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी खबर देश के सामने आई है बिहार के मधेपुरा से, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस भावना को जबरदस्त ठेस पहुंचाती है। कैसे एक शख्स ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चकमा दिया, देखिए रिपोर्ट। 10वां सुई लिया हूं। इनसे मिलिए, नाम है ब्रह्मदेव मंडल, बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं। आज हम लोकतंत्र में ब्रह्मदेव मंडल की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं, वो खुद इनकी बातें सुनकर आप समझ जाएंगे। अभी तक मैंने 11 सुई लिया हूं। जी हाँ, 84 साल के ब्रह्मदेव 11 बार कोरोना टीका लगवा चुके हैं। इन्होंने एक एक तारीख नोट कर रखी है, ये भी बताया कि टीका कहां लगवाया। गौर से सुनिएगा। दूसरा सुई 13/3/2021 ईस्वी को समय 3:15 हॉस्पिटल पुरनी। चौथा सुई 16/6/2021 ईस्वी को समय 2 बजे दिन भूपेंद्र भगत कोटा स्थान पर कैंप में लिया हूँ। 11वां सुई लिया हूँ SDH कहलगांव सदर हॉस्पिटल, जिला भागलपुर। अभी तक मैंने 11 सुई लिया हूँ। ब्रह्मदेव मंडल ने 11 बार टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र कौन सा दिखाया, ये भी काफी दिलचस्प है। इन्होंने 3 बार आधार कार्ड और 3 बार मतदाता प्रमाण पत्र पर टीका लगवाया है। इनका कहना है कि ये कभी अपना नंबर दिया करते थे तो कभी पत्नी का। इन्हें टीका कब और कहां लगा इसकी जानकारी तो इन्होंने खुद दी, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने 11 टीके लगवा कैसे लिए। क्या बिहार में कोरोना टीकाकरण का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है? ब्रह्मदेव मंडल की तरह और कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा कोरोना का टीका लगवाया है? यह सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि ब्रह्मदेव मंडल के हिसाब से यह व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। उन्हें तो यह पता भी नहीं है कि वैक्सीन की 2 डोज ही लेनी है। ऐसे में सवाल तो सरकार और उसके हेल्थ सिस्टम पर उठने चाहिए। सवाल उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी उठने चाहिए जिन्होंने इन्हें तीसरे से लेकर 11वीं डोज लगाई है। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले ब्रह्मदेव मंडल की यह खबर सामने आना बेहद जरूरी थी, क्योंकि यह महज एक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम का फेलियर है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई खोलने वाली खबर है।
इस मामले में जब मधेपुरा के सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो सुनिए अमरेंद्र प्रताप शाही कह रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं कि ये बात सही है कि कुछ ऐसी फेक न्यूज है। सबसे बड़ा सवाल है सर ये कि हॉस्पिटल में कैसे दे दिया है, वो तो लिखते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। निश्चित करते हैं, इसे तो करें कि जांच का विषय है, जांच कराने पर ही हमको पता चलेगा। अगर ऐसी बात होगा जो दोषी उन पर कार्रवाई करेंगे। सिविल सर्जन बाबू कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी है कि सिस्टम में लूप होल बना कैसे। सवाल तो ये भी है कि ब्रह्मदेव मंडल ने 11 बार वैक्सीन लगवाई कैसे। न जाने ब्रह्मदेव मंडल जैसे कितने लोग हैं जो वैक्सीन लगवाते घूम रहे हैं। वैसे ये चूक कैसे हुई, इस पर कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हमें ये जानकारी मिली कि ऑफलाइन कैंपों में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती है, क्योंकि ऑफलाइन कैंपों में जो आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाता है उसे बाद में कंप्यूटर में फीड किया जाता है। ऐसे में ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि सामने वाले शख्स ने कितनी बार वैक्सीन ली है। अब इसे क्या ही कहा जाए, एक शख्स के दिमाग में वैक्सीन लगवाने की सनक सवार हो गई। उन्होंने बार बार पूरे 11 बार वैक्सीन लगवा ली। 12वीं लगवाने गए थे, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने की वजह से वो नहीं लगवा पाए। लेकिन फरवरी से लेकर अब तक चले आ रहे इस सिस्टम फेलियर को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। बिहार स्वास्थ्य विभाग में क्या ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो इस गड़बड़ी को पकड़ पाता? ऐसे में सवाल तो ये उठना लाजमी है कि बिहार जो वैक्सीनेशन का डेटा देता है उसमें ऐसे कितने लोग हैं। साकेत कुमार, पटना, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक तरफ हम 147 करोड़ के वैक्सीनेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मधेपुरा की ये घटना आपने देख ली। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, फेक वैक्सीनेशन के ऐसे अलग अलग मामले कहां से सामने आए हैं उसकी एक झलक इन आंकड़ों में देखिए। दिल्ली में मई 2021 में 78 वर्षीय शख्स की मृत्यु हो गई और अक्टूबर 2021 में दूसरे डोज लगने का मैसेज उसे आया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर जो है कितनी भयावह है। गुजरात से ऐसा मामला सामने आया जब 2018 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन जून 2021 में एसएमएस पर उसके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आया, यानी जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसके नाम पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ रहा है। तो कहां पर यह आंकड़ों में गड़बड़ी हुई है, यह सवाल बनता है। गुजरात में ही 2011 में 93 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हुई, लेकिन जून 2021 में वैक्सीनेशन लगने का मैसेज आया, यानी जो व्यक्ति 2011 में इस दुनिया से चला गया है, 2021 10 साल बाद भी उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या मैसेज जो है वो मिल रहा है। गुजरात में अप्रैल 2021 की घटना सामने आई जहां पर एक मौत हुई, लेकिन जून 2021 में वहां पर भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिला। उत्तर प्रदेश में जून 2021 में बुजुर्ग की मौत हुई और नवंबर में एसएमएस के जरिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आया। जम्मू कश्मीर की घटना देखिए, 6 दशक पहले मृत्यु हुई थी, 6 दशक, 60 साल पहले, और कोविन ऐप पर डेटा दिख रहा है वैक्सीनेटेड। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2021 में मंजू गोयल की मौत हुई, लेकिन मार्च 2021 में भागचंद जैन की मौत हुई और नवंबर में एसएमएस से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन केसेस में भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी जहां पर मई 2021 में शख्स की मौत हुई और दिसंबर 2021 में टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिला। तो ये घटनाएं अपने आप में ये बताती हैं कि जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जो लोग इस दुनिया में नहीं, उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, यहां तक कि 60 साल बाद तक के आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं जहां पर उनके नाम पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। और इस पर गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है। और एक्शन लेने की जरूरत सिर्फ इन आंकड़ों को लेकर नहीं, बल्कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस पर भी है। देश की राजधानी दिल्ली, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सों में से एक है, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो दिल्ली के जो आंकड़े हैं बीते 24 घंटे के, वो आपको इस वक्त हम अपडेट कर दें। तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 15,097 केसेस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देखिए कितनी तेजी से केसेस बढ़े हैं। 6 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटों में मौत हुई है और इसी के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 15.34% हो गया है। देश की राजधानी में केसेस की संख्या
लगातार बढ़ती हुई और इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी 15.34% हो गया है। हालांकि वीकेंड पर अब कर्फ्यू की घोषणा भी की गई है, लेकिन इन सब के बीच भी आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, इसलिए अपना ख्याल रखें और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। इसको लेकर इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। रायपुर एम्स के 3 सीनियर डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि 33 इंटर्न डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी डॉक्टर्स को आइसोलेट किया गया है। हमने आपको ब्रेक से पहले खबरें दिखाई दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि कैसे डॉक्टर्स जो कि कोविड वॉरियर्स हमारे लिए रहे हैं, चाहे पहली वेव आई हो, दूसरी वेव और अब जब ओमाइक्रॉन और कोविड दोहरा संकट देश इस वक्त झेल रहा है, तो डॉक्टर्स किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चंडीगढ़ हो। तो एक के बाद एक ये आंकड़े भी आपको हम दिखा देते हैं डॉक्टर्स के संक्रमित होने के। मुंबई में 300 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए, जबकि चंडीगढ़ पीजीआई के 196 डॉक्टर्स और स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में अब तक 120 डॉक्टर्स संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोलकाता में 198 डॉक्टर्स संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। भोपाल में एम्स और हेल्थ सेंटर में कुल 20 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए और पटना हो या झारखंड, तस्वीरें वहां से भी इसी तरह की मिल रही हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लगातार संक्रमित होने को लेकर जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास डॉक्टर्स के संक्रमित होने का ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि भाई ना ही ऐसी कोई अलग कैटेगरी है कि हेल्थ केयर वर्कर को अलग से किया जाए, जैसे मैन वीमेन का अलग अलग होता है, एज वाला होता है, उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है अभी तक। हाँ, परंतु कुछ हैं हमारे अस्पतालों में कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हुए, बट इतना अलार्मिंग नहीं कह सकते क्योंकि जब सोसाइटी में फैल रहा है तो सब प्रपोर्शनेट ही है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो रहा हो। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 12-14% है, तो 12-14% सभी को होगा। हालांकि देश भर में जिस तरह से डॉक्टर्स के संक्रमित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बीच दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने आइसोलेशन वार्ड की मांग की है। इसको लेकर जो तैयारियां हो रही हैं, हमारी संवाददाता हर्षा की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे पहले वो लोग हैं जो कि सबसे पहले जब कोविड का आउटब्रेक होता है जो लोगों को ट्रीट करते हैं। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए पुख्ता व्यवस्था की भी शुरुआत कर दी गई है। अगर हम दिल्ली, सफदरजंग, एम्स, लेडी हार्डिंग, आरएमएल इन तमाम अस्पतालों में जो संक्रमित डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 100 हो गई है। और जिस तरह से जो आउटब्रेक हो रहा है, जिस तरह से कोरोना के ओमाइक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स भी अब तेजी से संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों को ट्रीट हैं जो संक्रमित लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। एक तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी आरएमएल अस्पताल की, ये आइसोलेशन वार्ड की। ये आइसोलेशन वार्ड खास करके डॉक्टर्स के लिए तैयार किया गया है। वो डॉक्टर्स जो कि कोरोना से संक्रमित हों, वो अपने जो रेसिडेंट हॉस्टल है वहाँ पे ना रुक करके, किसी होटल में ना रुक करके, अपनी फैमिली से दूर, उनके लिए अस्पताल में आइसोलेशन की जगह बनाई गई है। वो इसी आइसोलेशन रूम में रखे जाएंगे। अगर आपको दिखाऊं मैं तो बेड्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, जो मॉनिटर्स हैं वो मॉनिटर्स आ चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो संक्रमित डॉक्टर्स होंगे उन्हें इसी आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा। और जो डॉक्टर्स फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते हैं उन डॉक्टर्स के लिए होटल्स में अलग व्यवस्था की गई है। अस्पताल की एमएस नंदिनी दुग्गल ने खुद हमसे ये बात कही कि डॉक्टर्स के लिए होटल में व्यवस्था की जा रही है। 3 होटल हैं जिनके साथ टाई अप किया है, जहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो तमाम डॉक्टर्स कल से वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन संक्रमित डॉक्टर्स होटल में नहीं रखा जाएगा बल्कि यहाँ जो आइसोलेशन रूम बनाया जा रहा है उसमें रखा जाएगा। और कोरोना के जो नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी में देखिए 15,000 से ज्यादा केसेस बीते 24 घंटे में सामने आ गए हैं और इस बीच चिंता चुनावों को लेकर है, रैलियों को लेकर है, जिसपे लगातार सवाल उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ये मुहिम लगातार चला रहा है, #SayNoToRally Go Virtual। और इस बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच जो चर्चा हुई, मुलाकात हुई, उसमें क्या मुद्दे उठे और क्या डिस्कशन हुआ। डॉक्टर शुक्ला ने धन्यवाद माननीय
एक तरफ कोरोना का खौफ और दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में रैलियों का रेला। इसे लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत इस मुद्दे को लेकर लगातार पूछ रहा है कि आखिर कोरोना काल में रैलियों पर रोक क्यों नहीं लग रही है, नेताओं को भीड़ बुलाने और जनसभाएं करने की आजादी क्यों दी जा रही है, जब कई राज्यों में कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। अब इस मसले पर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी ओर से पहल करने की कोशिश में है। कोरोना के बीच नेताओं की रैलियों को लेकर हो रही चर्चा के बीच आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय से कई तरह की जानकारियां मांगी गई। जिन राज्यों में रैलियां हो रही हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई। चुनावी राज्यों में वैक्सीन की गति को लेकर चर्चा हुई। कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी बैठक में बातचीत हुई। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में चुनाव प्रचारकों से जुड़े कोविड-19 प्रोटोकॉल, नियम क्या होने चाहिए, इसे लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही किस तरह कोरोना का ग्राफ चुनावी राज्यों में बढ़ा है, उसके बारे में भी स्वास्थ्य सचिव से जानकारी ली गई। हालांकि आज की बैठक में इस विषय को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन ये तय नहीं किया गया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार के लिए कोविड नियम कैसे होंगे, राजनीतिक दलों की बैठकें और सभाओं के लिए कैसे नियम हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए क्या क्या शर्त हो, बड़ी रैली और रोड शो के लिए कैसे नियम हो। टाइम्स नाउ भारत की यह कोशिश है कि चुनावी राज्यों को लेकर खास करके राजनीतिक दलों की रैलियों और सभाओं और बैठकों को लेकर ऐसे शर्त हो जिससे कोरोना को बढ़ावा न मिले। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिक दल और नेताओं को भी ध्यान से सोचने की जरूरत है, ताकि कोरोना के बढ़ते केस पर किसी तरह से रोक लगे, क्योंकि कोरोना हारेगा तभी इंडिया जीतेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दिल्ली से हर्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये वो अलार्मिंग स्टेज है जहां पर रैलियों को ना कहना होगा और उसकी जगह वर्चुअल रैलीज का इंतजाम करना होगा, और इसीलिए हम मुहिम चला रहे हैं स्टॉप रैलीज गो वर्चुअल। वक्त एक ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।